थैंक यू फॉर द टुडे सेशन। आप सबका स्वागत है। आज कम्युनिकेशन 2 सेशन में हम चलेंगे। मैं फैकल्टी मैडम से मधुरा मैडम से अनुरोध करती हूँ कि आप सेशन स्टार्ट करें। थैंक यू मैम, ओवर टू यू। ओके, थैंक यू। या टुडे आई एम बेटर प्रिपेयर्ड, एवरीथिंग इज इन प्लेस टुडे, सो आई होप कि अनइंटरप्टेड होगा सेशन। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। ओके मैम। ठीक है, यस मैम, इट्स विजिबल। ओके। लास्ट सैटरडे हमने बात किया था, है ना? तो आज ट्यूसडे है, तो ये 2-3 दिन में आपने थोड़ा बहुत सोचा कम्युनिकेशन के बारे में, या जो हमने बातें की थी उसके वो आपको चीजें दिखी आपके कम्युनिकेशन में? कोई बता सकता है कि कि एकदम क्लीन स्लेट है लास्ट टाइम से अभी? थोड़ा याद है कम्युनिकेशन में हमने क्या बातें की थी? क्योंकि आज हम जो बात करेंगे वो एडवांस कम्युनिकेशन इश्यूज की है, जो दिखते हैं अभी हमको, पेशेंट्स और फैमिलीज के इश्यूज। तो क्या क्या बात की थी हमने लास्ट टाइम कम्युनिकेशन में? कौन बता सकता है? एक एक पॉइंट, पूरा नहीं चाहिए मुझे। कम्युनिकेशन के कितने टाइप का होता है? थेराप्यूटिक, नॉन थेराप्यूटिक, हाँ, फॉर्मल, इनफॉर्मल, वन वे, टू। पर बेसिक कम्युनिकेशन मतलब क्या क्या होता है कम्युनिकेशन में? कम्युनिकेशन में सेंडर और रिसीवर होता है। जो हाँ। मैसेज सेंड किया जाता है किसी मीडियम के थ्रू, रिसीवर द्वारा उसे रिसीव किया जाता है और उसमें फीडबैक या रिस्पॉन्स किया जाता है। वेरी गुड। तो फर्स्ट स्लाइड था अब हमारा कि सेंडर है, रिसीवर है, एक मीडियम है जहां से जिस तरह से हम उनके साथ बात करेंगे वो, और फीडबैक सेशन होना चाहिए। जैसे आपको भी है ना, ये सेशन के बाद आपको फीडबैक फॉर्म देना है कि कैसे लगा आपको सेशन, प्रेजेंटर कैसा लगा, ये सब आपको लिखना है। सो ऑलवेज फीडबैक और रिस्पॉन्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। और क्या क्या देखा हमने? किस प्रकार के कम्युनिकेशन होते हैं? 2 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन ना? व्हाट आर दोस 2 टाइप्स? वर्बल और नॉन वर्बल, बराबर? तो ये हमने स्लाइड देखी थी कि 55% जो है वो बॉडी लैंग्वेज है, मतलब फेशियल एक्सप्रेशन, पोस्चर्स, जेस्चर्स, उस हिसाब से हम बात करते हैं, हम भी बात करते हैं और पेशेंट रिलेटिव्स भी हमारे साथ ये लैंग्वेज में बात करते हैं। 38% इज द टोन एंड पिच। अभी मैं हम लोग ने बात किया था कि एकदम छोटी आवाज में या बहुत बड़े आवाज में बात करेंगे तो इंटिमिडेटिंग होता है पेशेंट को, या कुछ सुनाई नहीं देता है, समझता नहीं है, तो वो लोग ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेंगे हम बात कर रहे हैं तभी। और जो थर्ड पार्ट था कि 7% सिर्फ है कि स्पोकन और रिटन वर्ड है, बराबर है ना? और एक ही स्लाइड में बताऊंगी लास्ट अपने कम्युनिकेशन की, जिससे हम लोग को आगे का आगे जो स्लाइड्स बताऊंगी उसके लिए हेल्प होगा। तो कम्युनिकेशन इन नटशेल क्या है? ये 4-5 चीजें अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपका कम्युनिकेशन, बेसिक कम्युनिकेशन जब आप पेशेंट के साथ शुरू करते हैं वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। एक ध्यान रखना है, बैरियर्स है क्या कम्युनिकेशन में? लास्ट टाइम मुझे वो जो बैरियर लगा मेरे को खुद को, जब हमें प्रेजेंटेशन कर रही थी कि मेरा वीडियो नहीं चल रहा, तो मैं अगर किसी को दिखूं नहीं, सिर्फ मेरा आवाज सुनाई देगा, तो इफेक्ट अलग आता है। तो वो हमको याद रखना है कि बैरियर्स क्या क्या है कम्युनिकेशन में, उसका ध्यान रखना है। हम ब्लॉकिंग बिहेवियर्स कर रहे हैं क्या?
इंटरप्ट कर रहे हैं क्या, प्रीऑक्यूपाइड हैं क्या, एजम्पशंस है क्या हमारी, जज कर रहे हैं क्या, हमको वो बराबर लगेगा। पर व्हेन यू आर इन अ थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप ये चीजें नहीं होनी चाहिए। इनफॉर्मल सेटिंग्स में इट इज ओके, फॉर्मल सेटिंग्स में ब्लॉकिंग बिहेवियर्स आर गोइंग टू हैम्पर योर कम्युनिकेशन, ठीक है ना। हियरिंग वर्सेस लिसनिंग का बहुत ध्यान रखना है कि आप लिसन कर रहे हैं, आप ध्यान दे रहे हैं कि पेशेंट और फैमिली मेंबर क्या बात कर रहे हैं, इसके लिए आपका फुल अटेंशन चाहिए। एक्टिव लिसनिंग कर रहे हैं, हाँ, लिसनिंग में भी एक्टिव लिसनिंग, और हम लोग ने रिफ्लेक्टिव लिसनिंग का भी देखा था, बट एक्टिव लिसनिंग इज मोर इम्पोर्टेंट, वेर यू शो दैट आपको अंडरस्टैंड हो रहा है पेशेंट क्या बात कर रहा है। तो आपका जो नॉन वर्बल बिहेवियर है या फेशियल एक्सप्रेशंस है, हैंड जेस्चर्स है, वो उनको दिखाई देंगे और उससे उनको पता चलेगा कि आप जो वो बता रहे हैं वो आप समझ पा रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है साइलेंस, है ना, कि आपको ठहरना है। साइलेंस अगर में हो रहा है कि कोई कुछ बात नहीं कर रहा है तो आपको शांत रहना है, उसमें ज्यादा इंटरफेयर करके कि क्या हुआ बताइए, ये नहीं करने हैं चीजें, ठीक है ना। तो अभी हम एक्चुअल एडवांस कम्युनिकेशन में जाएंगे। तो जब हम पेशेंट्स को देखते हैं तो अलग अलग आपको दिखाई देगा कि अलग अलग चीजें उनके साथ हो रही हैं, और फैमिलीज का इंटरेक्शन में भी बहुत चीजें हो रही हैं। तो वो क्या है और वो क्यों होती है और उसको कैसे हैंडल करना है ना। तो ये जो 4 मेरे ये थे पिक्चर्स थे, उस पे मैं बात करने वाली हूँ। फर्स्ट इज कॉन्स्पिरेसी ऑफ साइलेंस, ओके। दूसरा है कोल्यूजन, तीसरा है डिनायल, और फोर्थ है ब्रेकिंग बैड न्यूज, ओके। ये चारों चीजें इंपॉर्टेंट है। कैसे इन सिचुएशंस में कैसे हमको उनके साथ बिहेव करना है या कैसे हमको इनके साथ काम करना है, वो थोड़ा डिटेल में मैं बताने की कोशिश करूंगी। ये कैसा है, ये चारों चीजों में टीम वर्क इम्पोर्टेंट है। आप अकेले, ब्रेकिंग बैड न्यूज हो या डिनायल हो, ये कुछ भी हो, तो टीम, अपना जो मेडिकल टीम है वो साथ में लेके काम करना है। इंडिविजुअली काम करके थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, क्योंकि इमोशनल अपहीवल होगा, इमोशनल आउटबर्ट्स होगा, तो काउंसलर होगा तो अच्छा रहेगा, या वो मेडिकल क्वेश्चंस ज्यादा पूछेंगे तो डॉक्टर्स रहेंगे तो अच्छा रहेगा। सो टीम साथ में रहेंगी और पेशेंट फैमिली मेंबर्स साथ में रहेंगे तो एक माहौल क्रिएट होता है और अच्छे तरह से हम उनके साथ बात कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके, सो ये जो फ्रेजेस हैं ये आपने सुनी है, मतलब आपको जब आप पेशेंट्स के साथ वार्ड में हो या होम विजिट पे हो, आप ये फैमिली मेंबर्स को कहते हुए सुनते हैं क्या कि आप उसको कैंसर के बारे में मत बताइए, आप उसको बताइए कि वो ठीक हो जाएगी, वो डिप्रेस्ड है, डिप्रेस हो जाएगा अगर कैंसर बोला तो। मेरा माय और पेशेंट, कभी कभी पेशेंट बोलते हैं कि आप मेरे वाइफ को मत बताइए कि मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा, नहीं तो वो सब उसको बहुत बुरा लगेगा, है ना। तो ये सब चीजें हम सुनते हैं पेशेंट्स और फैमिली मेंबर्स से ज्यादातर, तो उसको बोलते हैं कॉन्स्पिरेसी ऑफ साइलेंस। मैं एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैं जब मतलब मेरी जब शादी तय हुई थी उस टाइम पे हम लोग मेरे मायके में, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स और मैं और मेरा भाई, ऐसे 6 जन हैं, और मेरी बुआ है। तो मेरे ग्रैंडफादर को कैंसर डिटेक्ट हुआ, कैंसर ऑफ फूड पाइप, ओके। तो घर में सबको पता था एक्सेप्ट मैं, मेरी बुआ और मेरी दादी। और मुझे कैसे पता चला, मैं जब उनको एक बार हॉस्पिटलाइज किया और मैं हॉस्पिटल में जब गई तब डॉक्टर्स की बातें मैंने सुनी, और वो जो सुनी तो मुझे पता चला कि मेरे दादाजी को कैंसर है। मैं घर आई और मैं घर आके इतना बुरी तरह से
चिढ़ गई और रोने लगी और मुझे बहुत बुरा लगा कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे क्यों नहीं बताया, मैं इस फैमिली का पार्ट हूँ कि नहीं, मुझे क्या मुझे छोटा समझा है, क्या हो गया। तो मैं मेरे पेरेंट्स को पूछा तो उन्होंने बोला कि अरे तेरी शादी तय हो गई है, तू एक अलग फ्रेम ऑफ माइंड में है। तो मुझे नहीं हम लोग को नहीं लगा कि तुमको बताएं और तुमको उससे बहुत बुरा लगेगा। मेरी बुआ का उन्होंने बोला कि बुआ तो सेंसिटिव है, उसको पता चलेगा तो शी विल गेट वेरी अपसेट, तो इसके लिए नहीं बोला। पर वो अभी इतने साल हो गए, मेरे दादाजी 1 साल बाद गुजर गए, पर वो जो इंसिडेंट एक मेरे दिमाग में बैठ गया, वो हमेशा के लिए बैठ गया। और मेरे को हर टाइम मुझे अभी जब कुछ भी इश्यू होता है, अभी वो लोग मेरे साथ बहुत खुल के बात करते हैं, पर अभी वो डाउट मेरे दिमाग में रहता है कि मुझे सब बताया है कि नहीं बताया है। तो ये है कि सबको पता है, पर सबने तय किया है कि एक जन है जिसको नहीं बताना है। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड कॉन्स्पिरेसी ऑफ साइलेंस। और हमारे घर में तो ये ऐसे चीजें चलती रहती है ना, कि इसको मत बताओ, इसको, वो बच्चे हैं तो बच्चों को मत बताओ, बूढ़े हैं तो बूढ़ों को मत बताओ, ये ऐसा है, वो बाहर परदेश में है तो उसको क्यों तकलीफ देना। ये सब हमारे यहाँ पे कल्चर में ज्यादा चलता है। ओके, सो ये जो पिक्चर है उसमें आपने देखा है कि एलिफेंट है इन द रूम, और वो एलिफेंट है, फिर भी वो जो बाजू में बैठा है उसको कुछ फर्क नहीं पड़ा है, उसको उसने डिनाई, मतलब उसको पता ही नहीं है कि वो एलिफेंट इतना रूम में आके बैठा है। सो ही सेइंग आई एम राइट देयर इन द रूम एंड नो वन एक्नॉलेजेस मी। मतलब कैंसर है, पर कोई भी बोलने को तैयार नहीं है कि कैंसर है, उसकी वजह से क्या हो सकता है, फैमिली पे क्या इम्पैक्ट होगा, ये कुछ नहीं बताते। तो व्हाट इज कॉन्स्पिरेसी ऑफ साइलेंस? Conspiracy of silence is anything being withheld or not shared among individuals involved. Okay. अभी केयर में, घर के घर में केयर में बच्चे होंगे, पेशेंट की वाइफ होगी। जनरली आप जब पेशेंट्स और फैमिलीज को जब आप इंटरैक्ट करने लगते हैं, तब आपको पता चलेगा कि वाइफ को बहुत ही थोड़ा पता है कि क्या है उनका कंडीशन, मतलब प्रोग्नोसिस पता नहीं है। पेशेंट को खुद को भी इतना डायग्नोसिस भी पता नहीं है शायद, या प्रोग्नोसिस तो पता नहीं है। तो ये सब है कि पूरी फैमिली बोलेगी कि आप बात मत करो, उनको जैसे हैं वैसे रहने दो, ठीक है ना। तो जो कंसर्न पीपल है, नॉट द आउटर सर्कल, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द आउटर सर्कल ऑफ पीपल, पर जो इमीडिएट फैमिली है उनके पास से बातें बताई नहीं जाती। एंड इट इज सेड कि ये सेफ गार्ड के लिए है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। जो भी व्यक्ति है जिसको नहीं बताया जा रहा है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम ये यूज करते हैं, ठीक है ना। दूसरा जो तो ये कॉन्स्पिरेसी ऑफ साइलेंस हो गया। दूसरा जो है उसको कोल्यूजन बोलते हैं। कोल्यूजन हैंडलिंग इज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस दैट पैलिएटिव केयर प्रोफेशनल्स फेस, क्योंकि बहुत दिक्कत होती है मैनेजमेंट में, मेडिकल मैनेजमेंट हो या साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट हो, बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि बात करने पेशेंट या उस फैमिली मेंबर के साथ हमको बात करने नहीं देते हैं। अभी मेरे पास एक पेशेंट है, कैंसर पेशेंट है, जिनके 4 बच्चे हैं, और वो पेशेंट खुद अभी एडवांस स्टेज में आ गई है। उनको पता है कि कैंसर है, पर अभी फैमिली मेंबर्स बोल रहे हैं कि उनको बताना नहीं है कि उनको एडवांस स्टेज में वो है, ट्रीटमेंट उनका अभी नहीं है, कीमोथेरेपी नहीं दे सकते, ये है। पर उनको बहुत पेन है, बहुत वो रो रही हैं, वो सो नहीं पा रही हैं। तो वो बोल रहे हैं कि आप ये इश्यूज सब हैंडल करो, पर आप उनको ये मत बताओ कि ये कैंसर बढ़ा हुआ, मतलब आगे जा चुका है और कुछ हो नहीं सकता, यू आर गोइंग टू डाई, ये उनको बताना नहीं है। आप जैसा चलता है वैसे एक एक दिन चलाइए। तो इसके लिए बहुत काम करना पड़ता है फैमिली के साथ, उनको बताने के लिए कि क्या हो सकता है अगर यही ऐसा कंडीशन चालू रहा तो। ओके, तो ये देखो सब एक साथ हैं और बातें कर रहे हैं। ओके,
तो व्हाट इज कोल्यूजन? कोल्यूजन मतलब इंफॉर्मेशन अबाउट डायग्नोसिस, प्रोग्नोसिस और मेडिकल डिटेल्स भी पेशेंट के साथ शेयर नहीं करते हैं या छुपा के रखते हैं। फाइल बाजू में रखेंगे, उनको डॉक्टर के पास लेके जाएंगे पर उनके सामने डिस्कशन नहीं होगा, ये सब कोल्यूजन में आएगा। सो ट्रूथ हर्ट्स, बराबर है, मतलब सबको जो लगता है कि अगर सच बताया तो उनको बहुत तकलीफ होगी, बहुत दुख होगा, तो वो सही है। पर उससे ज्यादा बुरा क्या है कि डिसीट। डिसीट मतलब क्या? कि हमको छोड़ा, हमको हमारे साथ हमको साइडलाइन करके ये सब किया, हमको इन्वॉल्व नहीं किया, ये ज्यादा हर्ट करता है। तो इस हिसाब से, और पेशेंट्स ऑलरेडी दे आर इन अ वेरी डेलिकेट मेंटल फ्रेम ऑफ माइंड, तो और उनके साथ ये न करें, जितना ओपन कम्युनिकेशन हो सकता है उतना करना है। तो उसके लिए ये अगर चीजें बीच में आ रही है तो उनको हैंडल करना जरूरी है। और फैमिलीज बहुत है जो ये बहुत रेजिस्ट करेंगी, आपको आपको ये आता होगा, और ये अनुभव आता होगा इसका। ओके, तो कोल्यूजन अगर है तो कोल्यूजन क्या करता है? कोल्यूजन पेशेंट को आइसोलेट करता है, उसको जो एक्चुअली फोकस है हमारा पेशेंट और फैमिली, पेशेंट जो फोकस है उसके लिए हम सब करते हैं, पर उसको ही बाजू में हटा के हम अपना अपना प्लान बना रहे हैं कि हमको क्या करना है, पेशेंट को पेशेंट के साथ क्या करना है, क्या दवाई देनी है, उनके साथ कैसे बातें करनी है, वो सब करना है। जो मैंने पहले लास्ट सेशन में बोला था कि फैमिली और पेशेंट, उनको हाथी और रैट, ये उनका प्रोपोर्शन हो जाता है कि हम सब देखेंगे, आप उसमें मत पड़ो। ओके, लीड्स टू लैक ऑफ कोऑपरेशन विद द डॉक्टर। अभी अगर हमको पता ही नहीं है कि हम क्यों जो ट्रीटमेंट करवा रहे हैं वो करेंगे, मतलब कीमोथेरेपी, पेशेंट बोलेगा मुझे कीमोथेरेपी नहीं करना है, जरूरत नहीं है, मेरे बाल झड़ेंगे, अगर उसको पता है कि कीमोथेरेपी से बाल झड़ेंगे तो बोलेगा मुझे कीमोथेरेपी नहीं करना है। पर उसका परिणाम क्या है, मतलब अपार्ट फ्रॉम द साइड इफेक्ट व्हाट इट इज गोइंग टू हेल्प इन, ये उनको नहीं पता चलेगा, तो वो हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे और आगे आगे मतलब डिसीज प्रोग्रेशन होगा। कॉजेस फैमिली डिसरप्शन। अब मैं जो फैमिली के बारे में आपको बता रही थी पहले, उसमें 3-4 जन है, एक जन बाहर है परदेश में, तो वो बोल रहे हैं कि वो आने के बाद हम लोग उनके साथ बात करेंगे। अभी बात किया, पर उसमें से भी अभी 3 में से जो डॉटर्स है वो बोल रही है नहीं हमको बताना है, सन बोल रहा है कि नहीं बताना है, मुझे हैंडल करना है सब, सो आई एम नॉट रेडी फॉर इट। तो बहुत कंफ्यूजन होता है और ब्रेकडाउन होता है कम्युनिकेशन में। इट कॉजेस साइकोलॉजिकल स्ट्रेसर ऑन पेशेंट और केयरर, क्योंकि जैसे डिसीज प्रोग्रेस होगा, अलग अलग सिम्टम्स दिखेंगे, अलग अलग सिम्टम्स का मैनेजमेंट में टाइम जाता है, और डिफिकल्टी लेवल अगर बढ़ी तो उसमें ज्यादा चीजें करनी पड़ती है। तो इस सब का कोऑपरेशन मिलने के लिए, पेशेंट का कोऑपरेशन न मिले तो हम आगे कैसे जाएंगे और कैसे पेशेंट को सिम्टम फ्री या पेन फ्री करेंगे। तो ये डायरेक्शन में बात सोचने के बजाय फैमिलीज का पूरा टाइम और एनर्जी इसमें जाता है कि पेशेंट को कैसे न समझे कि ये है, कि ये इतना आगे बढ़ा है तो इसके लिए मुझे कुछ करना है। सो इट कॉजेस अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। एंड जो प्रैक्टिकल, अगर पेशेंट को नहीं बताया, अभी टाइम फ्रेम कम है, मतलब यू हैव लेस टाइम इन योर हैंड, योर एंड इज नियर, ये अगर पेशेंट को पता चले तो शायद कुछ चीजें हैं जो वो सॉर्ट आउट करना चाहेगा या चाहेगी, पर वो करने का टाइम उनको नहीं मिलता है, या बातें करने के लिए जस्ट बीइंग देयर, जस्ट स्पेंडिंग गुड क्वालिटी ऑफ टाइम, ये सब नहीं हो पाता अगर हम कोल्यूजन को एड्रेस न करें तो। हाँ, तो एड्रेस करना है, पर एड्रेस करने के लिए पहले हमको पता होना चाहिए कि ये चल रहा है, क्योंकि अलग अलग फैमिली मेंबर्स हमारे साथ आके बात करते हैं, अलग अलग इंफॉर्मेशन देते हैं, और हमको पता नहीं चलता कि एग्जैक्टली क्या करें।
है कि नहीं? तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। तो अभी कौन है, तो कौन 3 लोग इन्वॉल्व है? पेशेंट, डॉक्टर और फैमिली। हाँ, ये 3 सेट ऑफ पीपल है जो इन्वॉल्व है। तो कोल्यूजन कैसा होता है कि फैमिली और डॉक्टर में एक मत होता है और पेशेंट बाजू में रहता है, कि फैमिली डॉक्टर को बोलती है कि मुझे आप कि पेशेंट को आप ये चीजें मत बताओ, आप बाकी सब बारे में बताओ, आप उनको बोलो हम आप ठीक हो जाओगे, आपको थोड़ा टाइम लगेगा, धीरे धीरे आप ठीक होगे, पर आप ठीक होगे, ये आप उनको बोलो। ऐसे फैमिली डॉक्टर को बोलती है। या जैसे उन्होंने मुझे बोला कि आप वो जो टॉपिक है वो बाजू में ही रख के बात करो, अभी दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि अगर पेशेंट को इतने सिम्टम्स हैं, खाना पीना नहीं जा रहा है, तो वो उसको पता है कि मेरी हेल्थ ठीक नहीं है, या मैं और प्रोग्रेस हो रही हूँ, ये इंटरनली उसको पता है। तो ये जब पता है और वो जब मेरे साथ बात करेंगी, इफ आई एस्टेब्लिश अ गुड रैपो, और उनको लगा कि मेरे साथ मतलब काउंसलर के साथ बात कर सकते हैं, और उसने मुझे बोला कि मुझे ये जो सब चीजें हो रही हैं उससे ऐसा लगता है कि मैं अभी ज्यादा दिन रहने वाला या रहने वाली नहीं हूँ, तो तभी मुझे हाँ बोलना है कि ना बोलना है? तो वो बोलते हैं कि आप ना बोल दो, आप बोलो नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, आप थोड़ा ट्राई करो खाने का तो हो जाएगा, विच इज नॉट द केस। तो इसके लिए आपको इसीलिए आपको कोल्यूजन को एड्रेस करना जरूरी है। तो फैमिली और डॉक्टर मिलके पेशेंट को ये करते हैं, बोलते हैं कि पेशेंट को साइड में रखो। कभी कभी हमारे यहाँ कम है, पर डॉक्टर और पेशेंट मिलके फैमिली मेंबर्स को ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं कंडीशन के बारे में। यंग पेशेंट हो, मतलब इफ द वाइफ इज यंग, उनके बच्चे यंग है या ऐसा है, तो फैमिली को बाजू में रखते हैं कि नहीं ठीक होगा, ऐसा आप बता दो, ऐसे पेशेंट डॉक्टर को बोलते हैं और फैमिली बाजू में रह जाती है। इन वेरी रेयर केसेस इज मतलब कि पेशेंट एंड फैमिली डॉक्टर को बाजू में रखेंगे और बोलेंगे कि आप इंफॉर्मेशन नहीं देंगे पेशेंट की कंडीशन के बारे में डॉक्टर को। ये बहुत कम इसमें होता है, पर होता है। तो 3 जन है इन्वॉल्व, और कोई 2 लोग एक साथ हो जाए और तीसरे को बाजू में हटाए, उसको कोल्यूजन बोलते हैं। अभी क्या हुआ? हाँ, so how do you handle collusion? Have open or honest communication with the family. Elicit reason for collusion, क्योंकि आपको उनके साथ फैमिली मेंबर्स के साथ बैठ के बात करना है कि आपको क्यों लगता है कि हम पेशेंट्स के साथ डायरेक्ट बात ना करें, आपको किस चीज का डर है, आपको क्या लगता है कि क्या होगा। तो वो बताएंगे कि वो डर जाएंगे, वो रोएंगे, उनका जो 4 दिन जो अच्छे जाने वाले हैं वो भी नहीं जाएंगे, ऐसा सब होना, वो खाना पीना छोड़ देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा वो सब आपके साथ बात करेंगे। बट फॉर दिस यू हैव टू यूज ऑल द बेसिक कम्युनिकेशन का चीजें एंड बिल्ड अ गुड रैपो एंड हैव अ ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप, जहां वो आपको बताएंगे कि क्यों मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पेशेंट के साथ आप डीप में बात मत करो। ओके, अलाउ एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस, कि उनको गुस्सा आएगा या वो रोएंगे या उनको जो भी बात करना है वो उनको बात करने का मौका दीजिए। आप ये ना बोले कि इसमें क्या है उसमें क्या है, ये हमको डायरेक्टली उनके सामने नहीं एक्सप्रेस करना है। तो इमोशंस, यूज लिसनिंग स्किल्स जो हमने अभी देखे हैं। तो नॉन वर्बल उनके कम्युनिकेशन से आपको पता चलेगा कि कुछ तो है जिसकी वजह से वो ना बोल रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम व्हाट दे आर टॉकिंग टू यू। सो देन यू कैन से कि आपको इसका डर है क्या, या आपको ये चीजों में लगता है कि पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं करेगा ठीक तरह से। हाँ, तो ये है एड्रेस कंसर्न्स एंड वैलिडेट द रीजंस। तो आपको जब पता चलेगा कि ये 4 चीजें उन्होंने बताई हैं, वो बोलेंगे कि नहीं पेशेंट खाना छोड़ देगा, या पेशेंट बात करना छोड़ देगा,
पेशेंट बहुत रोएगा। तो आपको कहना है उनको कि ये सब चीजें नेचुरल है, हो सकती हैं, पर उसके लिए हमारे पास काउंसलर्स हैं या हमारे पास लोग हैं जो उनके साथ बात करेंगे और वो सेटल हो सकते हैं। पर उसके लिए जब पीबीएन देखेंगे, ब्रेकिंग बैड न्यूज देखेंगे, तभी देखेंगे कि हमको ये भी देखना है कि पेशेंट का पर्सनालिटी कैसा है, वो कितना इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, और इस हिसाब से उनसे बात करना है। यू हैव टू मेक देम ट्रस्ट यू कि हम जिस तरह से बात करेंगे पेशेंट के साथ उससे पेशेंट को रिलीफ ही मिलेगा, ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, और अगर हुई तो हम हैं जो हैंडल कर सकते हैं। ओके, एंड एक्सप्लेन द इमोशनल कॉस्ट ऑफ कोल्यूजन। मतलब क्या, जो हमने लास्ट स्लाइड में देखा कि अगर पेशेंट के साथ नहीं बात करते हैं तो स्ट्रेस बढ़ता है, आपका भी और पेशेंट का भी। पेशेंट को जो बातें करना वो चाहता है वो नहीं कर पाएगा। ये सब चीजें आप उनको बताइए और फिर उनको निर्णय लेने दीजिए। इट इज नॉट एन इजी टास्क। एक सेशन में रिलेटिव्स विल नॉट से यस टू कि आप जाओ और पेशेंट के साथ बात करो। बहुत काम करना पड़ता है। वो आके फिर से आपको बताते हैं कि नहीं, फिर ये ऐसा कैसा होगा, तो मेरे चाचा ने ऐसा बोला, मेरे दादा ने ऐसा बोला, ये सब वो बात करेंगे। पर स्टिल यू हैव टू बी फर्म। यू शुड नो कि क्यों आपको कोल्यूजन मतलब क्यों आपको पेशेंट के साथ बात करना जरूरी है। तो इसके लिए आपकी खुद की भी तैयारी चाहिए कि जो भी पेशेंट रिस्पॉन्स देगा उसको आप हैंडल कर सकते हैं। ठीक है ना? मैं फास्ट जा रही हूँ, ठीक है? कैसा है? हाउ इज द स्पीड सान्या? ठीक है ना? समझ में आ रहा है? कुछ पूछना है अभी? कुछ बात करना है? आपने ऐसा देखा है आपके पेशेंट्स में अब तक? यस मैम। देखा है? तो आपने क्या किया है तभी? रिलेटिव ने बोला पेशेंट को मत बताओ, बताया। हाँ। तो आपने क्या किया है? नहीं बताया है ना? क्योंकि हमको भी अनलेस हमारा रैपो अच्छा है पेशेंट और फैमिली के साथ, हमको भी वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि हम उनके साथ बात करेंगे तो उसका इफेक्ट क्या होगा। ठीक है ना? और स्पेशली होम सेटिंग्स में हमको और डर लगता है, क्योंकि हम बात करते हैं और चले जाएंगे, है ना? 1 वीक के बाद मिलेंगे, 10 दिन के बाद मिलेंगे, तो उस बीच के टाइम में क्या रिस्पॉन्स होगा और ज्यादा उसका इम्प्लीकेशंस क्या होगा, इसके डर से हम बताते नहीं है। तो उसके लिए यू हैव टू हैव सम अदर पर्सन, फैमिली का ही, जो उनके साथ रहे और उनके साथ उनके जो क्वेश्चंस है उनको ठीक तरह से एड्रेस करे। ठीक है ना? हॉस्पिटल में कैसा होता है, दूसरे दिन आप उनको मिलते हो या नेक्स्ट शिफ्ट के नर्सेज या डॉक्टर्स मिलते हैं एंड देयर इज कंटिन्यूटी। होम केयर में थोड़ा वो डिफिकल्ट जाता है। ठीक है ना? पर ओके, ये आपने बातें सुनी है पेशेंट या फैमिली मेंबर्स से कि अभी उसका हेल्थ इंप्रूव हो रहा है लास्ट टाइम से, वो अच्छा खाने लगा है, जबकि आपको दिख रहा है कि पेशेंट अच्छा नहीं खा रहा है। हाँ, उस बैकग्राउंड पे मैं बोल रही हूँ कि आपको दिख रहा है कि पेशेंट का कंडीशन डिटेरियोरेटेड है, पर फैमिली आपको बोल रही है कि नहीं, वो अच्छी तरह से खाने लगा है। थोड़ा पहले आधा चपाती खाता था, अभी 3/4 खाता है। ऐसे बातें करते हैं कि नहीं, तो उसको एनर्जेटिक लग रहा है अभी उसका। पेशेंट बोलता है मेरा विल पावर स्ट्रांग है, मैं जीऊंगा। हमारे 1-2 वॉलेंटियर्स हैं जिनको ये हुआ था, कैंसर हुआ था। अभी वो दोनों नहीं है, पर जब भी हम उनको मिलते थे 2-3 साल का स्पैन रहा होगा जब उनको कैंसर हुआ, डिटेक्ट हुआ और ट्रीटमेंट चला और वो बीच में ठीक थे
और वापस हम लोग अभी अब गए तो हमको दिखा है कि उनका कंडीशन अच्छा नहीं है। तो जब भी उनको पूछो ना, सर आप कैसे हैं? हाँ एकदम फर्स्ट क्लास, अभी आप लोग आए ना, अभी मैं और भी ठीक हो जाऊंगा, मैं एकदम फर्स्ट क्लास हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं नीचे जाके बैठता हूँ, मैं गाना सुनता हूँ, सब आपको बताएंगे, पर ये नहीं बताएंगे कि मतलब बात नहीं करेंगे कैंसर के बारे में या जो उनका इलनेस है उसके बारे में, वो बात बिल्कुल नहीं करेंगे। वो पूरा मतलब उनको पता है कि हम क्यों आए हैं मिलने के लिए उनको, फिर भी वो छोड़ के बाकी सब के बारे में बात करेंगे। तो ये जो फिनोमिना है उसको बोलते हैं डिनायल, कि पूरा है मतलब इलनेस है, एडवांस स्टेज में है, तकलीफ है, फिर भी पेशेंट या रिलेटिव्स बोलते हैं कि हमको कि सब ठीक है, थिंग्स आर इम्प्रूविंग, ऐसा है कि थिंग्स आर इम्प्रूविंग एंड वी आर बेटर देन द डे व्हाटएवर 2-3 days बिफोर, ये कहते हैं। तो इसको बोलते हैं डिनायल एंड दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल, क्योंकि अगर आप कोई पेशेंट बोले कि मेरे को कुछ होता ही नहीं है तो आप आगे कैसे जाएंगे, है ना, और क्या बात करेंगे उनके साथ। तो डिनायल, सो व्हाट इज डिनायल? इट्स नॉट, पेशेंट बोलेंगे या कोई भी बोलेगा, इट्स नॉट डिनायल, आई एम जस्ट वेरी सिलेक्टिव अबाउट द रियलिटी आई एक्सेप्ट। ठीक है ना, कि मतलब मुझे सब पता है, और डिनायल में मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे नो, उनको सब पता रहता है। मतलब मेरे हम लोग, मैं जो वॉलंटियर्स की बात कर रही हूँ, उनको पूरा मालूम था कि उनकी कंडीशन क्या है, अभी ट्रीटमेंट बंद हो गया है क्योंकि ट्रीटमेंट इज नॉट वर्किंग, ये सब उनको पता है। फिर भी वो जब सामने हम आएंगे और हम उनके साथ बात करना चाह रहे हैं कि हम क्या प्लान करें, कैसे करेंगे अभी इसके आगे, पैलिएटिव केयर आपको करना है क्या, ये सब बातें हम प्रिपेयर करके गए थे, पर उन्होंने एक भी बात नहीं की उनके इलनेस के बारे में। एकदम फर्स्ट क्लास हूँ, जो चल रहा है वो अच्छा चल रहा है और मैं ठीक हूँ, ऐसा बोला। सो इट इज द सिलेक्टिवनेस ऑफ द रियलिटी, कि उनको इतना ही है कि ठीक है, मालूम है कैंसर है, मालूम है जो भी होगा वो होगा, पर मैं अभी उसके बारे में बात नहीं करना चाहता। ठीक है, सो बिहेविंग एज इफ नथिंग्स रॉन्ग is called denial. It's common when someone experiences a major change in their life, है ना। तो बहुत बड़ा सदमा अगर पहुंचता है तो पेशेंट डिनायल में जा सकता है और बोलेगा कि ये मुझे कुछ नहीं हुआ है। दिस इज डिफरेंट देन जो हम लोग ने अभी तक देखा कि कोल्यूजन और ये कोल्यूजन और कॉन्स्पिरेसी ऑफ साइलेंस, उधर कुछ तो चल रहा है, ये पेशेंट को मालूम है, पर क्या एग्जैक्टली है ये पता नहीं है। इधर मे बी दे नो एवरीथिंग, पर उनको उसके बारे में बात नहीं करनी। ओके, सो इट्स अ वे ऑफ कोपिंग एंड कैन गिव देम टाइम टू अडेप्ट टू देयर सिचुएशन। तो कभी कभी वो टाइम स्पैन उनको मिल जाता है कि ठीक है, धीरे धीरे बिट्स बाय बिट्स एक्सेप्ट करो कि क्या परिस्थिति है और उसके ऊपर काम करो। बट अगेन इट्स देयर चॉइस वेदर दे वांट टू स्टिल स्टे इन डिनायल और दे वांट टू कम आउट ऑफ इट, है ना। इट्स कॉमन टू अवॉइड थिंकिंग और टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट इज डिस्ट्रेसिंग, क्योंकि हम अपने ही इमोशंस को मैनेज कर पाएंगे कि नहीं, इसकी हमको खुद को गारंटी नहीं है। मैं टूट जाऊंगा सबके सामने, या मैं जैसा हूँ अब तक, मैं जैसा जिया हूँ एज अ हेड ऑफ द फैमिली, समझो हेड ऑफ द फैमिली को हो गया, तो आई हैव बीन द हेड ऑफ द फैमिली, मैं डिसीजंस लेता हूँ, मैंने कभी कोई इमोशंस नहीं दिखाए हैं, मैंने सब प्रॉब्लम्स को फेस किया है। ये सब रहते हुए अगर अब मैं बोलूं कि अभी मेरे को ये हो रहा है और मुझे दर्द है या मुझे तकलीफ हो रही है, तो ये मेरे को एक्सेप्टेबल नहीं है कि मेरा जो इमेज है सबके सामने वो हो अलग, और अगर वो अलग होगा तो मुझे ये पसंद नहीं है। एट द सेम टाइम इंटरनली अनएबिलिटी टू हैंडल द डिस्ट्रेस, तो वो विचार को
प्रोसेस करना पड़ता है ना, हमको अगर एक्सेप्ट करना है तो हमको जो थॉट्स आ रहे हैं उनको अच्छी तरह से प्रोसेसिंग करेंगे तो ही हम एट पीस होंगे। अगर अच्छी तरह से हम वो रिजॉल्व करें तो वो थॉट्स आते ही उनको वो नहीं चाहिए हैं थॉट्स, इसके लिए वो उसके बारे में सोचते ही नहीं है, तो थॉट आया तो बाजू में हटा देते हैं। They minimize the symptoms of the illness and does not seem to appreciate its implication। मगर मतलब अपने बोला कि अरे मेरा मेरी डॉक्टर कलीग थी, उन्होंने एक सिचुएशन बताई थी कि जब वो होम विजिट्स पे जाती थी तो एक उनके पेशेंट थे जो क्लोथ्स पे क्लोथ्स डालते थे, हाँ, और क्योंकि वेट लेते हैं ना, हम घर पे जाते हैं तो वेट लेते हैं पेशेंट का, तो जब उनको पता है कि वेट ले रहे हैं तो वो एक्स्ट्रा क्लोथ्स डालते थे और वेइंग स्केल पे खड़े रहते थे कि देखो मेरा वेट इतना बड़ा है या सेम है, व्हाटएवर। तो ये है कि उनको ये सिम्टम हुआ है, वो उसको उनको एक्नॉलेज नहीं करना है। फैमिली एक्नॉलेज करेगी शायद, कभी कभी फैमिली भी डिनाइल में रहती है तो और भी मुश्किल हो जाता है टू ब्रेक दैट। पर अगर पेशेंट डिनाइल में है तो वो बोलेंगे कि मेरा सब अच्छा चल रहा है, मुझे आई एम एट अ स्टेटस को, ठीक है ना, and they appear to have no emotional reaction to the diagnosis। appear to ये बहुत important word है, उनको इमोशंस होते नहीं है ये नहीं है, हाँ, वो इमोशंस महसूस कर सकते हैं पर वो दिखाना नहीं चाहते हैं। दिस इज व्हाट हैपेंस इन डिनायल, ठीक है ना। एंड द पेशेंट रिफ्यूजेस और डज नॉट कंप्लाई टू ट्रीटमेंट, ये सबसे मुश्किल बात है ना, कि ये अगर है तो हम उनको ट्रीटमेंट कैसे दें, ठीक है। तो हाउ डू यू हैंडल इट? विद द रिलेटिव्स कंसेंट एस्टेब्लिश लेवल ऑफ अवेयरनेस। मतलब क्या कि अगर पेशेंट को है डिनायल तो रिलेटिव्स को से बात करनी है, उनको पूछना है कि उनको कितना पता है उनके डिसीज के बारे में, प्रोग्रेशन के बारे में, उनकी स्थिति के बारे में कितना पता है। explain to the relative the importance of assurance and reassurance and honesty। ये हमको उनको ट्रस्ट देना है फैमिली में, क्योंकि फैमिली मेंबर्स भी बोलते हैं ना कि जाने दो आप, अगर उसको नहीं ये करना है, एक्नॉलेज करना है, तो हम क्यों उसको जबरदस्ती करें, जैसा है वैसे रहने दीजिए। तो ये एक्सप्लेन करना है कि ऑनेस्टी क्यों जरूरी है, ठीक है। सुनना है, फिर से अगेन लिसनिंग इज इम्पोर्टेंट, कि सुनिए वो क्या बोल रहे हैं, उनका नॉन वर्बल रिस्पॉन्स क्या है, विदाउट जजिंग, विदाउट इंटरप्टिंग एंड डू नॉट ट्राई टू चेंज देयर माइंड। वो अगर बोले कि नहीं नहीं सब आपने बात किया उनके साथ और एट द एंड ऑफ इट दे बोले कि नहीं नहीं आप कुछ मत बोलिए, हमको बहुत तकलीफ होगी उसको हैंडल करने में, तो आपको वो छोड़ देना है उधर। Not that you don't try again, but at that time you have to just leave it, allow them to think कि क्या हम लोग ने जो बात किया है उसके ऊपर आप थोड़ा ध्यान से फिर से विचार कीजिए, हम फिर से बात करेंगे। So keep the door of communication open, कि आप फिर से आ जाइए, फिर से बात कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। Elicit the worries and questions regarding the illness। जैसे पहले भी कोल्यूजन और इसमें हमने बोला था कॉन्स्पिरेसी ऑफ साइलेंस में, कि उनको क्या लगता है कि क्या होगा बात करके, ओके। तो ये हमको उनके साथ बात करनी है। एंड उसके बाद अगर पेशेंट रिलेटिव्स बोले कि ठीक है आप जाके बात करो, तो देन गिव फीडबैक टू द रिलेटिव्स कि उनको क्या मालूम है, ठीक है ना। एंड एनकरेज डायलॉग बिटवीन पेशेंट एंड रिलेटिव। इस सब में क्या हो जाता है कि फैमिली और पेशेंट बीमारी के बारे में बात ही नहीं करते, बाकी सब के बारे में बात करते हैं। तो ये एनकरेज करना है कि आप थोड़ा थोड़ा उनके साथ इलनेस के बारे में बात करना शुरू कर दो, ठीक है ना। अभी हम जो इम्पोर्टेंट सबसे है उसकी तरफ आएंगे, ब्रेकिंग बैड न्यूज पे, ठीक है।
तो ब्रेकिंग बैड न्यूज, ये आप जो ये दिख रहा है आपको पिक्चर्स, तो ये ग्लास है जो अच्छा वाला ग्लास है ना, वो किसी वजह से टूट गया। टूटने के बाद जब हम उसको अगर ठीक करेंगे, फिर भी वो पहले के ग्लास की तरह नहीं होगा, बराबर है ना। तो वैसे ही जो जो ये टूटा हुआ ग्लास है, दैट इज द एनी इंसिडेंट अ मेजर चेंज इन योर लाइफ। ओके, जो भी इतना बड़ा चेंज है लाइफ में, वो अगर आएगा तो आपका लाइफ पहले के जैसे नहीं होगा। वी विल ट्राई टू मेक इट एज नॉर्मल एज पॉसिबल, बट इट विल नॉट बी द सेम, है ना। इट विल बी द न्यू नॉर्मल विथ चेंजेस, बराबर है ना। कोई भी हो, छोटा छोटा चीज भी हमारे लाइफ में चेंज होता है। स्कूल चेंज हो गया, वर्क प्लेस चेंज हो गया, काम चेंज हो गया, तो वो चेंज है, तो वो लाइफ हमारी पहले जैसी नहीं रहती। तो इतना बड़ा इलनेस अगर किसी के जिंदगी में वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो उनका लाइफ अलग ही होने वाला है। तो सब ठीक होगा, ये दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू रिमेम्बर। सब ठीक हो जाएगा, ये बात हमको कभी भी हमारे मुंह से निकालनी नहीं है। उनको ये नहीं बोलना है कि सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत करो। चिंता करने की जरूरत है, क्योंकि उनके लाइफ में बड़ा ये प्रॉब्लम आया है। ओके, तो ये चीजें हैं जो हमको सोचनी है कि पीपल वांट अ पीसफुल एंड डिग्निफाइड कंफर्टेबल डेथ, है ना। कि कोई भी बात करेगा, बोलेगा कि शांति से, कुछ भी हमको समझे नहीं ऐसा हमको डेथ चाहिए। पर अभी डेथ होगा तो चाहिए क्या, नहीं हमको, वी डोंट वांट टू डाई नाउ। जब भी आएगा तभी वो अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना। मोस्ट पेशेंट्स वांट एक्यूरेट डायग्नोसिस एंड प्रोग्नोस्टिक इंफॉर्मेशन, मतलब क्या हुआ है, क्या होगा, उसके बारे में जानकारी चाहिए। पर उसके साथ भी उनको कुछ गुड न्यूज और कुछ होप चाहिए, सो दैट दे कैन, उनका जो जर्नी है वो अच्छा हो। इसके लिए कुछ तो उनको चाहिए कि आप बताओ कि हाँ ये हो सकता है, ये सब सिचुएशन में कुछ तो अच्छा हो सकता है, ठीक है ना। तो क्या जरूरी है कि ट्रीटमेंट कैलेंडर 6 महीने कीमोथेरेपी, उसके बाद ठीक हो जाएंगे, उसके बाद आप ये करने के लिए आ जाओ, फिर से टेस्ट करेंगे एंड वी विल सी। ये सब बात करने से एक्चुअल जो प्रोग्नोसिस है उसके बारे में का डिस्कशन हट जाता, मतलब हमारा ध्यान उससे हटता है। और उससे कि पेशेंट को, ये पेशेंट या मोर देन पेशेंट, द फैमिलीज को ये थोड़ा उनको समझना चाहिए कि शायद ये, मतलब डायग्नोसिस हुआ, फिर भी अगर एडवांस स्टेज में डायग्नोसिस हुआ है तो जो भी करेंगे, बट इट इज अ यूनिडायरेक्शनल वे दैट वी आर गोइंग। हम लोग उससे क्योर का नहीं सोच रहे हैं, ये फैमिलीज को पता होना जरूरी है, ठीक है ना। ओके, ये मैं ये 3-4 चीजें बोल रही हूँ, ये आप पढ़ो और आपको आपका क्या विचार है इसके ऊपर, आपको क्या लगता है ये कैसा है, व्हाट इज दिस, हाउ इज द न्यूज। पढ़ा सबने? So is it good news or bad news? I had hair loss today. I lost my favorite pen. ये क्या है, ये गुड न्यूज है, बैड न्यूज है? सभी बैड न्यूज है, सभी बैड न्यूज है कि आई लॉस्ट माई हेयर टुडे, उसमें क्या है, ये बैड न्यूज है? या आई लॉस्ट माई फेवरेट पेन, मैं दूसरा खरीद सकती हूँ ना, तो वो है क्या, बैड न्यूज है? हाँ, नो मैम, नो, इट्स नॉट अ बैड न्यूज। रॉबरी इन माय एरिया, मेरे घर पे नहीं हुई है रॉबरी। Yes, ma'am. यस, ऑल ऑफ इट इज बैड न्यूज। 6 के 6? नो मैम। कौन सा नहीं है?
I had her lost today. I have lost her today. ये good, ये नहीं है. It's a normal thing. Normal thing, but if it is a cancer patient who is saying it, then Bad news है. it is bad news. हाँ, तो मैं क्या प्रोजेक्ट करना चाहती हूँ कि ये सब बैड न्यूज है. इंटेंसिटी ऑफ द बैड न्यूज इज डिफरेंट, है ना. अगर रॉबरी मेरे Yes, एरिया में ma'am. हुई है तो ये भी बैड न्यूज है. मतलब मेरे घर में हो सकती है, इज अ पॉसिबिलिटी, पर मेरे को डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है उसका, तो मुझे उसका इम्पैक्ट कम आएगा. नेपाल में अर्थक्वेक हुआ तो उसका इम्पैक्ट मुझे और कम आएगा, पर मेरे ही मॉम को या मेरे ही घर पे किसी को कैंसर है तो इम्पैक्ट उसका ज्यादा है. और ये क्या है, हाँ, माय फ्रेंड मेट विद एन एक्सीडेंट. तो अलग अलग है, सब बैड न्यूज है, पर सबका इम्पैक्ट अलग रहता है. सो every news has a different, every bad news has a different impact on different people. ठीक है ना. तो what is bad news? Any news that drastically and negatively alters the patient's view of his or her future. है ना. हम अच्छी तरह से जिंदगी जी रहे हैं, समझो रिटायरमेंट को नजदीक आने वाला एक इंसान है जो अभी सोचेंगे कि अरे वाह, अभी मैं रिटायर होऊंगा, मेरे पास अच्छा खासा पैसा है, मैं घूमूंगा, मैं अच्छी तरह से मेरे फैमिली के साथ रहूंगा, मैं मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ रहूंगा, और सडनली उनको कैंसर होता है जो समझो एडवांस स्टेज में ही डायग्नोस हो गया. तो पूरा सब जो उनका ड्रीम्स है उसमें प्रॉब्लम हो गया है कि नहीं. वो कितना कर सकते हैं पता नहीं. वी विल हेल्प हिम टू अचीव हिज ड्रीम्स टू सम एक्सटेंट, बट जो उनको लग रहा था कि अच्छा अभी अगले 10 साल या व्हाटएवर साल में ठीक अच्छी तरह से जीऊंगा, वो होगा नहीं. इट इज अ ब्रेक in his life. So it is defined as one pertaining to a situation where there is a feeling of being without hope. है कि नहीं. कैंसर, हम लोग बहुत ये टर्म यूज करते हैं कि कैंसर मतलब कैंसर. इवन इफ अभी अच्छे मेडिसिन है, अच्छी ट्रीटमेंट है जिससे हम ये कर सकते हैं, पर एनी टर्मिनल इलनेस, एनी प्रोग्रेसिव इलनेस, एनी क्रॉनिक इलनेस विल हैव सम पोर्शन की जिसमें होप नहीं है कि अरे मेरे को कुछ ना कुछ तो डिसेबिलिटी होगी, मेरे को कुछ ना कुछ तो ब्रेक आएगा मेरे सब जो मेरा अभी तक का स्पीड है उसमें. बराबर है. then it is a threat to person's mental and physical well-being. physical changes होते हैं बहुत, उस हिसाब से मेंटली भी हमको उसका इम्पैक्ट आता है. यू हैव टू ऑलवेज रिमेम्बर कि फिजिकल इलनेस का मेंटल हेल्थ पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है और मेंटल कंडीशन का फिजिकल हेल्थ पे होता है. सो जो आपने इनिशियल आपके सेशंस में टोटल पेन का जो ये सुना होगा कि साइकोलॉजिकल पेन भी है. साइकोलॉजिकल पेन विल गेट एक्सप्रेस्ड इन फिजिकल पेन. तो वो समझना है कि ये फिजिकल है या इमोशनल कुछ प्रॉब्लम्स है, उसके लिए साइकोलॉजिकल पेन है. ठीक है ना. तो वो इंटर रिलेटेड है, इसका ध्यान हमें हमेशा रखना है. इट्स अ रिस्क ऑफ अपसेटिंग एन एस्टेब्लिश लाइफस्टाइल, जो मैंने बात किया, एंड इट इज अ मैसेज ऑफ लिमिटेड लाइफ चॉइसेस. है कि नहीं. अभी अगर मैं सोचता था कि मैं अमेरिका जाऊंगा तो मैं बाहर जाऊंगा शायद, पर मेरा जो ट्रीटमेंट है और मेरा जो कंडीशन है उस हिसाब से शायद मैं बाजू के देश में ही जा सकूं, ज्यादा दूर नहीं जा सकूंगा, या इंटरनल मेरे ही देश में मुझे घूमना पड़े. सो इट इज, यू नो दैट देयर आर चॉइसेस दैट आर लिमिटेड. मैं थोड़ी ही चीजें कर सकता हूँ. इसका ये इट इज अ न्यूज दैट मेरे पास अभी ज्यादा चीजें करने का मौका नहीं है. ओके. तो ये सब बैकग्राउंड पे हमको उनके साथ बात करना है. ठीक है. तो what will be your emotional response of listening to bad news? अगर आपको कुछ बैड न्यूज सुननी पड़े या पढ़ी होगी अभी तक के आपके लाइफ में, तो आपको क्या क्या लगता है.
क्या क्या रिएक्शन होगी आपकी? कैसे कैसे रिएक्ट करेंगे आप? कोई बताएगा कि अगर आपको बैड न्यूज आपने सुनी है तो आपको कैसा लगा, क्या हुआ था आपके साथ? इमोशनल अपसेट हो जाएंगी। हाँ, और क्या होगा? और कोई बता सकता है? Loss of appetite हो जाएगा। लॉस ऑफ एपेटाइट होगा, ओके। ये होगा, है कि नहीं? शॉक लगता है कि अरे मेरे साथ कैसा ये हो गया। डिनायल में जा सकते हैं कि ये मेरे साथ नहीं हो सकता है, मैंने इतना सब अच्छी तरह से मैं रही हूँ। हेल्पलेसनेस है कि अरे अब मैं क्या करूं, है ना? डिस्पेयर है और सैडनेस। और अगर आपको बैड न्यूज देना है, हाँ, तो आपको क्या लगेगा? अगर मुझे किसी को बोलना है या आपको किसी को बोलना है कि आपको बैड न्यूज, मतलब कि आपको ये तकलीफ है जिससे आप ठीक नहीं हो पाओगे, तो आप क्या क्या महसूस करेंगे आप? सैड फीलिंग होगा। सैड फीलिंग होगा, यस। और डर भी लगेगा थोड़ा कि कैसे बात करूं उनके साथ। टेंशन आएगा। टेंशन आएगा, आपको ये एंजाइटी होगी कि अरे बाप रे ये इतना बड़ा न्यूज है, वो उनको मैं कैसे दूं, उनका कैसा रिएक्शन आएगा, है ना? थोड़ा गिल्ट भी लगता है, हाँ, क्यों किस हिसाब से कि अरे अच्छा, मतलब अच्छे हैं और हम लोग खुद अच्छे हैं और उनको बताना है कि अरे बाप रे आपको इतना बड़ा प्रॉब्लम हुआ है। एंड समटाइम्स यू फील पावरलेस व्हेन एडवांस स्टेज में है, कुछ ज्यादा ऑप्शंस नहीं है हमारे पास, ये हमको पता है, तो हमको पावरलेस लगता है ना? तो ये फीलिंग्स आ सकती है। ये भी मैं क्यों सब बता रही हूँ आपको, ये ध्यान में रखना है। ये हमारे साथ होते हैं, जो सेल्फ अवेयरनेस का मैंने लास्ट स्लाइड दिया था लास्ट सेशन में। तो ये जरूरी है हमको समझना कि हमको क्या हो रहा है और हमारी मेंटल कंडीशन क्या है, उस हिसाब से हमको पेशेंट्स को अप्रोच करना है। अगर एंजाइटी और फियर ज्यादा है तो यू हैव टू आस्क समबडी एल्स टू टेक ओवर उस दिन के लिए, नॉट द होल पेशेंट, पर उस दिन के लिए मुझे बोलना है कि नहीं, मैं आज नहीं बात कर सकूंगा या नहीं कर सकूंगी, कोई दूसरा करे। आपके भी घर में या प्रोफेशनल लाइफ में भी कुछ हुआ होगा उल्टा सुल्टा, तो हमको वो लगता है कि हम पेशेंट के सामने नहीं जा सकते आज, ठीक है ना? तो ये जरूरी है समझना, और पेशेंट को भी ये सब हो सकता है। ओके, सो इंडिया में क्यों डिफिकल्ट है बैड न्यूज देना, आप बता सकते हैं? बाहर तो पहले डायरेक्ट पेशेंट को देते हैं न्यूज, फैमिलीज को बाद में देते हैं, फैमिली को पूछ के देते हैं कि पेशेंट को पूछते हैं कि फैमिली को बताऊं, तो फिर फैमिली आ जाती है। हमारे यहाँ हमको पहले पेशेंट को नहीं, फैमिली को बताना है कि नहीं? फैमिली हमेशा सामने, पहले हमको डील करना है फैमिली के साथ। वो ऐसे वॉल की तरह खड़े होते हैं हमारे सामने टू प्रोटेक्ट देयर पेशेंट। तो क्या चैलेंज है हमको और क्यों चैलेंज है ये ऐसे बैड न्यूज लोगों को बताने के लिए? Because everybody is not educated properly. Lack of education. Lack of education से why would it be difficult to talk to them? Because ma'am, if we can't talk patient directly and if we talk to patient relatives, and if we tell medically things to the family members, they may not understand what we're saying. Right, but we will have to talk to them in their language. In their language मतलब not the medical language, जिस लैंग्वेज में उनको समझ में आता है उस लैंग्वेज में आप उनके साथ बात करेंगे तो वो समझ जाएंगे। सी, ये है कि पेशेंट को क्या हो रहा है खुद के साथ, उसका
वो ही इज एक्सपीरियंसिंग दैट ना, उनको खुद को अनुभव हो रहा है कि क्या चेंज हो रहा है। अगर लंप है तो लंप बढ़ रहा है, उसका अंडरस्टैंडिंग है। लंप क्या होगा और उसका रिपरकशंस क्या है वो नहीं होगा, पर लंप है तो उस हिसाब से हमको उनके साथ बात करना है। या जो भी पेन है या नौशिया हो रहा है, उनको वॉमिटिंग हो रहा है, तो क्यों हो रहा है थोड़ा उनको उनके लैंग्वेज में बताएंगे तो वो बैरियर नहीं होगा, क्योंकि सब लोगों को नहीं समझेगा। वी विल, और यू विल बी सरप्राइज्ड कि जो सब बहुत एजुकेटेड लोग हैं, जो मेडिकल टर्म्स खुद यूज करते हैं, उनको भी अगर आप ये न्यूज देना है तो भी डिफिकल्ट है। इट इज नॉट इजी। उनको सब समझता है, एजुकेशन वाइज वेरी वेल एजुकेटेड पीपल को भी ये चीजें बताना डिफिकल्ट है, क्योंकि बैकग्राउंड में बहुत सारी चीजें चलती हैं, उनका ध्यान हमको रखना है। ओके, पहले तो हम सबको है कि जो मेडिकल फील्ड में लोग हैं वो गॉड हैं, उनके पास कुछ पावर है जिसकी वजह से वो हमको ठीक ही करेंगे, है ना। बीमार पड़ गए तो हमको ठीक होना है, यही हमारा हमारे दिमाग में आता है ना। ऐसा कभी दिमाग में नहीं आता कि अरे बाप रे ऐसा कोई होगा क्या, मेरे को कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से मैं न ठीक हो पाऊं। तो फिजिशियन गॉड है और वो कुछ भी मैजिक करके हमको अच्छा कर देंगे। दूसरा है कि हम कभी भी डेथ के बारे में बात नहीं करते अनलेस वो अपने हमारे डोर स्टेप पे आके खड़ा हो जाए। हम लोग अभी पैलिएटिव फील्ड में बहुत चर्चा कर रहे हैं लिविंग विल का, या स्टार्ट टॉकिंग अबाउट कि क्या हमको कैसी ट्रीटमेंट चाहिए, हमको इलनेसेस हो सकते हैं, इसके बारे में जब हम हेल्दी होते हैं और यंग होते हैं। जनरली एल्डरली में थोड़ा बहुत तो उनको बिकॉज ऑफ एज दे आर नियरिंग डेथ, तो थोड़ा बहुत तो उनको दिमाग में आता होगा, पर फिर भी हम बोलते हैं कि अरे यार आप बात क्यों करते हो। अभी मेरी मदर इन लॉ शी 78, इफ शी सेज नो कि अभी कितने साल जीना है, तो हम बोलेंगे कि क्यों आप ऐसे बात कर रहे हो, आप तो ठीक ठाक हो, उसमें क्या है, आप क्यों बात कर रहे हैं ऐसा। तो ये है कि हमको डेथ के बारे में हम बात ही नहीं करना चाहते। तो जब इलनेस आएगा और इलनेस लीडिंग टू डेथ होगा तो उससे और भी टैबू है, हम बात करना नहीं चाहते हैं इसके बारे में। लार्ज नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स रिसाइड इन एंड ईच मेंबर हैज डिफरेंट रिस्पॉन्स। बहुत सारे हमारा कैसा है, फैमिली इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू कि पेरेंट्स और बच्चे, है ना। तो हमारे काका मामा सब लोग आ जाएंगे, और जब इलनेस होगा तो और भी सब आएंगे, परदेश से भी आएंगे, डिस्टेंट भी बोलेंगे कि हमको कुछ ना कुछ हमारा उसमें वी वांट टू कंट्रीब्यूट, और कुछ तो सलाह देंगे। तो ये सबको मैनेज करने में डिफिकल्टी आती है। ट्रीटमेंट शॉपिंग, अगर मैं एक डॉक्टर बोलेगा कि आपको कैंसर है जो ठीक नहीं हो सकता है, पेशेंट दूसरी जगह जाएगा। हमारे एक फ्रेंड, मेरे हस्बैंड के कलीग है जो 4th स्टेज लिवर कैंसर था उनको। एक डॉक्टर ने उनको अच्छी तरह से समझाया, बोला कि यंग थे, वो बहुत यंग थे, बच्चा उनका छोटा था, तो वो बोले कि आपको करना, आपका ये डिजीज प्रोग्रेस हुआ है, आपको ट्रीटमेंट के ऑप्शंस लिमिटेड है, आपका डिफिकल्ट है, मतलब आई वुड सजेस्ट नॉट टू गो इन फॉर कीमोथेरेपी, जो अच्छी तरह से बोला। पर वो उसको ही डिडंट लाइक इट एंड ही वेंट टू अनदर डॉक्टर। 4 महीने एग्रेसिवली ट्रीटमेंट करवा के after 4 months he passed away. So those 4 months went very bad because he just kept on having the treatment and didn't get time with family. ठीक है ना। तो एक डॉक्टर से दूसरा डॉक्टर जो अच्छा बोलेगा, डॉक्टर जो अच्छा बोलेगा उसके पास ही हम जाएंगे। पेशेंट्स ऑटोनॉमी वर्सेस द स्ट्रॉन्ग फैमिली रोल इन इंडिया, है कि नहीं। कि पेशेंट अगर बोल रहा है कि मुझे चाहिए, मुझे सुनना है क्या है, पर फैमिली बोलेगी कि नहीं, उसको ना वो बहुत कमजोर दिल का है, उसको कुछ भी बहुत रोएगा, ये तो ऑल दिस बिकम्स अ प्रॉब्लम फॉर अस। ठीक है ना। तो डू वी टेल, क्या करें, बताएं कि ना बताएं ऐसे सिचुएशन में पेशेंट को। क्या लगता है आपको, आपने कभी बताया है या बताना चाहते हैं? जब आप ऐसे फेस करते हैं तो आपको क्या लगता है कि ना बताऊं कि बताऊं, क्या लगता है आपको?
मैम जो रियली है उसको बताना है, लेकिन पेशेंट को डायरेक्ट नहीं, उसका रिलेटिव को। रिलेटिव्स को बताना है, पर अगर पेशेंट जानना चाह रहा है तो पेशेंट जानना मेडिकल लैंग्वेज में बताएंगे थोड़ा। मेडिकल लैंग्वेज में बताएंगे तो उनको समझेगा नहीं। वी विल सेफगार्ड आवरसेल्व्स कि हमने बताया पर उनको समझा नहीं, तो वो फिर से आके आपको क्वेश्चंस पूछेंगे, है ना? तो हाँ बताओ। First we have to, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, बताइए। मैम फर्स्ट रिलेटिव को हम लोग बताएंगे बराबर, उसके बाद हम अपनी तरीके से मतलब उनको समझाएंगे करके, रिलेटिव से पहले हम बात करेंगे, उसके बाद पेशेंट के साथ हम पेशेंट के साथ बात करेंगे। आपने कभी ऐसा किया है? मैम यस मैम। किया है, वेरी गुड। ओके, सो स्टडीज बताते हैं कि 50 to 90% ऑफ द पेशेंट्स वांट टू नो द ट्रूथ। किसी को भी क्या हो रहा है मेरे साथ ये जानने की चाह होगी। वो डाइजेस्ट कर सकते हैं कि नहीं ये अलग बात है, क्या हो रहा है उनको, सीवियरिटी, डायरेक्ट सीवियरिटी, सीरियस कंडीशन है, ये शायद उनको अंदर लेने में डिफिकल्टी हो, पर बेसिक है कि क्या हो रहा है, मुझे ठीक नहीं लग रहा है, तो ठीक नहीं लग रहा है उसको कुछ लेबल है ना कि मुझे ये हुआ है, इसके लिए मुझे ठीक नहीं हो रहा है, लग रहा है, तो ये जानना उनको अच्छा लगता है। तो जनरली द इशू इज नॉट डू वी, तो बताएं कि ना बताएं, जनरली बताना ही चाहिए, पर इशू इज व्हेन एंड हाउ, कैसे बताएं और कब बताएं, ये हमको सोचना है, ना कि बताना नहीं है ये, ठीक है ना? तो व्हेन इज द राइट टाइम टू टॉक टू देम। तो इन रियलिटी पेशेंट्स हु आर डाइंग नो दे आर डाइंग। सी, हम लोग को भी अगर हम बीमार हैं तो हमको जो चेंजेस हो रहे हैं हमारे शरीर में, उसका हमको एहसास होता है ना, हमको समझता है ना कि हमारा अभी समझो फीवर है तो फीवर हमारा बढ़ रहा है, ये हमको समझता है। ऐसा कोई बोले नहीं नहीं तेरा किधर, हाथ लगा के बोले कि नहीं यार तेरे को फीवर नहीं है ज्यादा, पर है। सो द ट्रूथ इज कि जो है, जो रियल है, सन अगर हम लोग बोले अरे आज तो सन नहीं है, मतलब अभी हमारे यहाँ क्लाउडी है, तो अगर मैं बोलूं कि किधर है, मेरे को तो सन नहीं दिख रहा है, तो सन है नहीं, ये नहीं है ना, सन इज देयर बट देयर आर क्लाउड्स, तो जो क्लाउड्स अगर बाजू करेंगे तो सन दिखता है, तो ये दैट इज द ट्रूथ कि इट इज देयर, सो यू हैव टू टेल देम। दे वांट कंफर्मेशन ऑफ द स्टेटस कि मेरा क्या हाल है ये मुझे बताना है। और कभी कभी इफ यू डू योर ब्रेकिंग बैड न्यूज वेल, दे विल आस्क यू द टाइम फ्रेम, मेरे पास कितना टाइम है, तो क्यों पूछ रहे हैं ये टाइम फ्रेम, उसके बारे में भी हम बात कर सकते हैं। देर आर इफ यू डू ब्रेकिंग बैड न्यूज वेरी वेल, पेशेंट्स बहुत अच्छी तरह से बताते हैं, बहुत क्लियरली बताते हैं उनको क्या चाहिए, उनके डेथ होने के बाद उनको उनका क्रिमेशन कैसे करें, क्या करें, किनको बुलाएं, सब वो लोग बहुत अच्छी तरह से आपको बताते हैं। फैमिली को भी बहुत अच्छी क्लैरिटी मिलती है। तो ये जरूरी है कि आपको जो वो बंद दरवाजे हैं वो खोलने हैं, और कैसे हम वो खोलते हैं वो हमको सोच समझ के खोलेंगे तो अच्छी तरह से पेशेंट रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है ना? तो कौन है जो पेशेंट के साथ इसके बारे में बात कर सकते हैं, है ना? 3 सेट्स ऑफ पीपल विथ वेरिड स्किल्स एंड इश्यूज टू एड्रेस। मतलब क्या, डॉक्टर्स हैं, पेशेंट खुद है और फैमिली है। डॉक्टर्स मतलब मेडिकल टीम, ओके, सो डॉक्टर्स, नर्सेस, सोशल वर्कर्स, काउंसलर्स सब आते हैं उसमें, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ ब्रेकिंग बैड न्यूज, क्या करना है हमको, एक्यूरेट और ट्रू इंफॉर्मेशन देनी है, उनका चॉइस है टू रिसीव और नॉट रिसीव द बैड न्यूज। अगर वो बोले कि बस मुझे इतना ही सुनना है, देन यू डोंट हैव टू गिव द होल इंफॉर्मेशन। उनको क्या जानना है उतना ही हमको उनको बताना है, उससे ज्यादा नहीं बताना है। हमारे पास बहुत इंफॉर्मेशन है पर वो देना नहीं है उनको। डिसाइड हाउ मच दे वांट टू और डू नॉट वांट टू, ठीक है ना, कि उस समय वो उतना ही इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ये आप
आपको जज करना है पेशेंट का रिस्पॉन्सेस से, और बोलना है कि मैं बाद में फिर से आऊंगा और आपको बताऊंगा, अभी हम लोग ठहरेंगे। तो उनको टाइम देना है वो इंफॉर्मेशन उनके अंदर जाने को, और जैसे जैसे आप वो इंफॉर्मेशन डाइजेस्ट होने लगती है, वो एडिशनल इंफॉर्मेशन पूछेंगे। पूरा एक साथ दिया तो वो दिमाग से निकल जाएगा। You have to decide who should be present for the when you are giving the bad news to them, and decide who should be informed about their diagnosis and information that person should receive. ठीक है ना? तो अभी कहाँ पे देनी है bad news? Anywhere, but it has to be a private place. अगर जनरल वार्ड भी है तो कर्टन्स बाजू, मतलब कर्टन्स को ये करके हमको अंदर बिठाना है, उनके साथ बैठना है और करना है। जनरली और रूम पर पेशेंट अगर बेड रिडन हो तो बेड बाउंड हो तो बेड में ही उनके साथ बैठ के बातें करनी है। Ensure that the patient has the support of a key relative or friend of his choosing. हमेशा एक फैमिली मेंबर रहता है जिसके साथ वो क्लोज रहता है पेशेंट, तो उसको उनके आपके साथ बिठाना है। There should be no physical barrier, जो कल हमने दिखाए थे कि बिग टेबल है या बैरियर्स है, वो सब हमको नहीं चाहिए, so that you are in reach of that person, you can hold him, you can touch him, you can console him, उसके लिए हमको वो जगह चाहिए। ठीक है ना? तो कब देनी है ये बैड न्यूज? एवरी टाइम देयर इज अ डिफरेंट थिंग। ठीक है? डायग्नोसिस पे स्प्रेड हुआ है, तभी रिकरेंस हुआ है, साइड इफेक्ट ज्यादा हो रहे हैं, तो क्यों हो रहे हैं इसके बारे में आप उनको बोलना पड़ेगा। एंड पैलिएटिव केयर शुरू कर रहे हैं, दैट आप अगर पैलिएटिव केयर सेंटर्स में काम कर रहे हैं तो आपको समझेगा कि जब पेशेंट्स आते हैं, पेशेंट्स और फैमिली, उनको ये नहीं पता होता कि वो लोग पैलिएटिव केयर सेंटर मतलब क्योर के लिए नहीं आ रहे हैं, पर सिम्टम मैनेजमेंट के लिए आ रहे हैं, ये पता नहीं रहता है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू स्टार्ट टॉकिंग टू देम, क्योंकि उनको लगता है कि अभी चलो, क्योंकि वो पहले वाला हॉस्पिटल क्या बोलता है, आगे के हॉस्पिटल में जाओ। तो आगे का हॉस्पिटल क्या करने वाला है या आगे का सेंटर क्या करने वाला है, उसका शायद अंदाज वो फैमिली को हो सकता है थोड़ा बहुत, पेशेंट को नहीं रहता, क्योंकि वो ऑलरेडी डिस्ट्रेस में है, तो फैमिली मेंबर्स उनको नहीं बताते हैं। ठीक है ना? एंड ऑफ लाइफ, सो एवरी टाइम यू विल हैव टू टॉक टू देम। क्या नहीं चाहिए हमको जब हम बैड न्यूज देते हैं? तभी कोई भी डिस्ट्रैक्शंस, लास्ट सेशन में भी बोला था कि डिस्ट्रैक्शन, फोन कॉल्स, कोई आपको बुलाए, आप नोट्स ले रहे हैं, ये सब आपको नहीं करना है उनके सामने। यू हैव टू गो वेल प्रिपेयर्ड, उनके सब इंफॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए और आपको जाना है उनके सामने। नॉट सीकिंग परमिशन, डायरेक्ट जाके, आज मेरे को लगा कि नहीं, अभी पेशेंट इतने 4 दिन से पूछ रहा है, आज मैं जाके उसके साथ बात करूंगा, ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू प्लान द सेशन, यू हैव टू प्लान हु विल बी देयर, व्हाट शुड यू टॉक, ये सब प्लान करके, और कौन कौन मेडिकल टीम से कौन है, उनके यहाँ से कौन है, ये सब प्लान करके ही ब्रेकिंग बैड न्यूज करना है। जैसे आज जो मैं पहले मेरा पेशेंट का बारे में बोल रही थी, तो आज तक उन्होंने कभी फ्राइडे को फोन किया था कि आप आओ और उनके साथ उनके जो इमोशनल प्रॉब्लम्स है उसको हैंडल करो, और उसके बाद ये मत करो, मतलब बाकी का बात मत करो। आज मुझे वो बोल रहे हैं कि आप कल आके आप बात कर सकते हो उसके साथ। तो ऐसा नहीं होता है, इट कैन नॉट बी सो सडन, इट हैज टू बी अ प्लान्ड थिंग। ठीक है ना? बीइंग डाउटफुल योरसेल्फ, आपको खुद को ही अगर कन्विंस नहीं है आपके पास जो इंफॉर्मेशन है उसके बारे में, तो आपको नहीं बात करनी है। एंग्शियस, आप खुद ही, आपको पैल्पिटेशंस हो रहे हैं, आपको डर लग रहा है कि इनके सामने कैसे जाके बात करूं, तो नहीं करना। योर ओन डिस्कम्फर्ट, सी हमारा कभी कभी क्या होता है कि जो पेशेंट सामने है ना, वैसा ही सेम अनुभव हमको शायद घर पे हुआ होगा या हमारे रिलेटिव्स में हम लोग ने देखा होगा, तो वो डिस्कम्फर्ट आ जाता है, वही सब इमोशंस बाहर आ जाते हैं और हमको उनके साथ बात करने में तकलीफ होती है। तो इन सब का ध्यान रखना है। ठीक है? तो अगर ये सेट हो गया कि ठीक है बाबा उनके साथ बात करना है, तो क्या करना है, ये सब अवॉइड करके हम लोग पेशेंट के पास गए,
तो उनको वार्निंग शॉट देना है। मतलब क्या, दैट व्हेन यू नो द पेशेंट इज रेडी, उनको बोलना है कि आज जब जो हम बात कर रहे हैं वो सीरियस है, आपके कंडीशन के बारे में है, तो आप तैयार है ना सुनने के लिए, ठीक है ना। तो फिर पेशेंट की तैयारी है कि नहीं, उनके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से हमको पता चलेगा, मतलब नॉन वर्बल क्यू से हमको पता चलेगा कि उनकी तैयारी है कि नहीं। और अगर नहीं है तो यू नो कि यू हैव टू स्टॉप। समझो कल हमने डिसाइड किया है कि आज हमको बात करना है, पर आज सुबह ही उनको बहुत पेन हो गया, उनको बाकी कुछ तकलीफें होने लगी, या कोई उनको मिलने आया जिससे वो डिस्टर्ब हो गए, तो हमको नहीं करना है, वो सेशन नहीं करना है। या बीच में अगर हम बात कर रहे हैं और देखा कि पेशेंट बहुत अनईजी हो रहा है, तो हमको उधर डिस्कशन स्टॉप करना है। गिव कंट्रोल ऑफ द डिस्कशन टू देम एंड दे कैन मेक वे फॉर मोर इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। कि उनको कितना चाहिए इंफॉर्मेशन वो उनके हाथ में है, उतना ही देना है, और फिर बाद में आके उनके साथ फिर से डिस्कस करना है, ठीक है। तो अभी एक्चुअल ब्रेकिंग बैड न्यूज कैसे करें, 3 अलग अलग ये हैं जिससे हम कर सकते हैं। सो सेटिंग अप द इंटरव्यू, जैसे बोला था कि इंटरव्यू सेट करो, पूछो कभी देना है, पेशेंट को क्या समझा है, क्या मालूम है, उसके बारे में पहले मालूमात करो। फिर पेशेंट बोलेगा कि ठीक है मुझे आपसे बात करनी है तो बात करो। फिर उनको जो इंफॉर्मेशन, जो क्वेश्चंस वो पूछे उनका सही सही जवाब दीजिए। उनके जो इमोशनल रिस्पॉन्सेस है उनको जानिए और उनको प्रॉपर रिस्पॉन्ड कीजिए। अरे 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 आप डरिए नहीं, ऐसे नहीं बोलना है, या आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप इतना रोइए मत, ये नहीं बोलना है। और फिर उसके एंड में यू विल हैव टू टेल देम कि ठीक है ये कंडीशन है आपकी, पर ये हमारा प्लान है, इस हिसाब से आपको कंफर्टेबल आप रहेंगे, आपको ये जो इश्यूज है, बाकी अगर इमोशनल इश्यूज बाहर आएंगे तो इसके बारे में हम बात करेंगे ठीक है ना। तो ये अलग प्रोटोकॉल्स है जो जिसके हिसाब से कर सकते हैं। सो ये है कि क्या करना है, नेम द इमोशन, उनको क्या हुआ है वो करो। अंडरस्टैंड एंड नॉर्मलाइज द इमोशन, मतलब क्या, कि उनको ये बोलो कि हाँ ये हो सकता है, आपको जो सैड लग रहा है तो इट इज नेचुरल टू फील सैड। बताना है कि ठीक है जैसे आप कोप कर रहे हैं ठीक है, हम आपके साथ है, हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको मैनेज करना है, ठीक है ना। सो थिंग्स टू रिमेम्बर, ट्रॉमा है तो एक्चुअल एनी ट्रॉमा ऑन हियरिंग बैड न्यूज शुड रिलेट टू द एक्चुअल न्यूज एंड नॉट इन द मैनर। मतलब न्यूज बैड है वो देने से उनको तकलीफ है, पर हम जिस तरह से उनसे बात करेंगे उससे उनको ज्यादा ट्रॉमा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। द इम्पैक्ट ऑफ बैड न्यूज इज इन्फ्लुएंस्ड बाय डिफरेंस बिटवीन पेशेंट्स एक्सपेक्टेशंस एंड द मेडिकल रियलिटी, बराबर है ना। उनको क्या लग रहा है कि क्या होगा और एक्चुअल उनकी कंडीशन क्या है, उसमें जो तफावत है उसमें से उनको वो बैड न्यूज का इम्पैक्ट होगा। और कम्युनिकेशन हैपेंस थ्रू टाइम, तो एक बार हमने ब्रेकिंग बैड न्यूज किया बस हो गया, अभी उसके बाद ज्यादा बात नहीं, ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू कंटिन्यूअसली कीप टॉकिंग विद देम, ठीक है ना। और दिस इज द लास्ट स्लाइड, एन एक्सपर्ट इन ब्रेकिंग बैड न्यूज इज नॉट द वन हु गेट्स इट राइट एवरी टाइम, he or she is merely someone who gets it wrong often, less often, and who is not, मतलब क्या कैसे देते हैं ज्यादा टाइम उनको, you have to make them feel comfortable rather than उनको और भी टेंशन में लाना, okay and the standard by which we should assess the quality of how we have broken bad news to patient is to ask ourselves कि अगर मेरा रिलेटिव होता उस पेशेंट के बजाय तो मैं कैसे उनके साथ बात करती थी, उस हिसाब से ही हमको उनके साथ बात करनी है, ठीक है। तो ये सब हो गया ब्रेकिंग बैड न्यूज। सो आई एम थ्रू, आई हैव ओवरशॉट माय टाइम, इज इट लिटिल बिट, यस ठीक है। ओवरऑल ठीक रहा, समझा जो बातें की, या ओवर टू यू। Very well.
इंफॉर्मेटिव सेशन मैम, रियली जो स्लाइड्स आपने प्रेजेंट किया वो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव है। एंड अब शॉर्टेज ऑफ टाइम की वजह से अब हम अगले सेशन में चलते हैं, केस प्रेजेंटेशन। केस प्रेजेंटर है एंजल सुरीन, स्टाफ नर्स फ्रॉम प्रेम ज्योति कम्युनिटी हॉस्पिटल। एंजल, over to you. Yes, ma'am. Good evening, everyone. Patient detail: 65 years, gender female, diagnosis adenocarcinoma stomach. Second, incisional hernia. Third one is hypertension. History of illness: patient was presented with history of experiences, nausea and vomiting with epigastric distress. She was diagnosed with stomach cancer in a cancer hospital in Kolkata on 27/11/2022, for which total gastrostomy was done and was advised restricted diet. Patient presented to our hospital with complaint of nausea, vomiting, bloating, and unable to tolerate oral feeds. She also started experiences constant apprehension in relation to her illness. With continuous treatment, patient started deteriorating. She was planning to get nasogastric tube, but due to failure, she was kept on IV fluid and TPN, total parenteral nutrition, in a cancer hospital in Kolkata. She soon became bedbound and had edema on bilateral limbs. She could not communicate verbally and could barely indicate needs. She came to our hospital for palliative care for pain and symptomatic management. Examination: no pallor, no interest, no stenosis, lymphadenopathy and splenomegaly. सेंट्रल नर्वस सिस्टम नॉर्मल, पर एब्डोमेन, उनको कैंसर था इसी के लिए उनका पर एब्डोमेन टेंडर था, सीएनएस नॉर्मल था, रेस्पिरेशन नॉर्मल था। पल्स उनको जब हमारे हॉस्पिटल में आई थी तो वो फेबल और इंटरमिटेंट हो रहा था, और उनका लेग स्वेलिंग और मिड कप टेंडरनेस था। वाइटल साइन: टेम्परेचर 97 फ़ारेनहाइट, रेस्पिरेटरी 26 बीट पर मिनट, पल्स रेट 142 पर मिनट, बीपी, ब्लड प्रेशर जब आई थी हमारे हॉस्पिटल तब उनका नील था, और SpO2 वो मेंटेन नहीं कर रही थी, इसलिए वो O2 फ्यू बबल्स में थी। ट्रीटमेंट एंड सिग्निफिकेंट इन्वेस्टिगेशन: CBC उसका HB 7.1 ग्राम था, TC 8.7 mm, 700 mm, platelet 132,000, serum creatinine 0.5 mg per dl, sodium 147, potassium 2.2, chloride 98.5, calcium 0.98, normal calcium 1.09, सोडा बाइकार्ब नेगेटिव था, pH उसका 7.59, यूरिन रूटीन अल्बुमिन एंड शुगर नील था, RBS उसका 75 mg per dl था। Psychological aspect: patient was not informed about the intensity of her illness by caregiver before the worsening of condition. पेशेंट को इन्फॉर्म नहीं किया गया था उसके ये इलनेस के बारे में उनके केयरगिवर्स ने। रिलेटिव्स वाज डिनाइल, वो डिनाइल कर रहे थे उनके रिलेटिव। पेशेंट वाज enrolled in palliative care program by our hospital. पेशेंट को हमने palliative care में enroll किया था हमारे हॉस्पिटल में। Team was not allowed to approach patient for psychosocial, physical, spiritual and economical assessment.
मतलब उनके जो रिलेटिव थे वो हमारे टीम को अलाउ नहीं कर रहे थे कि पेशेंट का ये सब असेसमेंट हो. Patient was tearful and could not express her emotion and last wishes. पेशेंट बहुत मतलब वो अपना इमोशन एक्सप्रेस नहीं कर पा रही थी और उनकी जो विशेष थी वो बता नहीं पा रही थी उनके रिलेटिव के वजह से. Relatives did not inform patient about terminal stage of illness and did not allow PC team to talk about diagnosis. हम उनके जब वो हमारे हॉस्पिटल में आई थी ट्रीटमेंट के लिए तो हमारे पीसी टीम को उन्होंने अलाउ नहीं किया था कि वो लोग बोल रहे थे कि नहीं पेशेंट से बात नहीं करना है उनको नहीं बताना है ऐसे कह के वो लोग बोल रहे थे. When patient was admitted to hospital, end of life discussion was not allowed and relative wanted to intubate the patient as she had poor respiration. मतलब उतना उसका कंडीशन क्रिटिकल था फिर भी उसके रिलेटिव ये बोल रहे थे कि पेशेंट को इंटूबेट ही करना है ऐसा कह के वो लोग बोल रहे थे. Patient was apprehensive about her children, especially her youngest daughter, for her marriage. She was only supported by immediate caregiver but not extended families and neighbors. Medication: Lasix 10 mg in DNS over 1 pin DNS over 8 hours. Injection PCM 600 mg. Injection Pantop 40 mg. Injection Tramadol 50 mg. Injection Phenargan 25 mg. Injection Midazolam 1 mg and 0.5 mg PRN. Main concern breathing difficulty on center line for IV fluid. Stop TPN, intolerable pain, swelling all over body, unable to express emotion and needs, apprehensive about her family. Summary: 65 years old female was diagnosed with stomach cancer in a cancer hospital in Kolkata on 27/11/2022, for which total gastrostomy was done. He was presented to the hospital with complaint of pain, unable to eat and drink since 5 months, not able to talk, difficult in swallowing, swelling in whole body, bedridden only on IV fluid and pain management. Nasogastric tube insertion was planned but failed and the started of TPN. Due to financial constraint, patient was moved to one hospital to another. Later referred to our hospital for central line care and palliative end of life care. She was in critical condition and could not barely make the through night. Palliative team spoke to the family and suggested that due to terminal stage of illness, it is not benefit to put patient on life support and hence advised for end of life care with symptomatic relief and will proceed for do not intubate and do not restricted for medical care. Next point, family and patient was given psychological support. Unfortunately, patient succumbed to her illness the same night. Discuss point, what to do when family is in denial. And next point, how to handle relatives in griefs. Third point, how can patient be communicate about their illness without manipulate the truth. And next point, how to convince the family to take palliative care for patient. Thank you. ओके सो पॉइंट ऑफ डिस्कशन में सबसे पहला है पॉइंट व्हाट टू डू व्हेन फैमिली इज इन डिनाइल. हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि
जब पेशेंट डिनाइल स्टेट में है, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए था? मैम क्योंकि उनके फैमिली ने ये टीम को अलाउ नहीं किया था कि डायग्नोसिस के बारे में उनको ना बताए, और वो लोग डिनाइल भी कर रहे थे, तो पेशेंट मतलब उनके फैमिली से हम लोग बात करते। तो अभी जो कम्युनिकेशन सेशन देखा है या आपने सीखा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अब क्या कर सकते हैं? अगर कोई इंसान एक्सेप्ट नहीं कर रहा है या फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो उसको एक्सेप्टेंस में लाने के लिए कम्युनिकेशन ही एक वे है। हम थ्रू कम्युनिकेशन ही उनको एक्सेप्टेंस की तरफ लेके आ सकते हैं। तो वो एक सेशन से तो नहीं होगा, धीरे धीरे Yes, टाइम ma'am. टेकन है, पर अभी इतना टाइम भी नहीं था ना, पेशेंट के जी, पास ma'am. भी नहीं है। लेकिन हाँ, एक थ्रू टिल द टाइम ऑफ डायग्नोसिस, मतलब जब से डायग्नोसिस हुआ या पता चला, अगर हम तब से स्टार्ट करते तो शायद कम्युनिकेशन बेटर इफेक्टिव रहता। राइट मैम? Yes, ma'am. मधुरा मैम, यू आर म्यूटेड। ओके, एक और चीज कर सकते हैं, जो जब पेशेंट इतना बुरे कंडीशन में आते हैं एंड यू नो दैट यू डोंट हैव मच टाइम, और Yes, ma'am. फैमिलीज को फैमिली मेंबर्स ज्यादा फैमिली मेंबर्स है और वो अलग अलग चीजें बता रहे हैं, उन सबको जी, ma'am. साथ ले आना है। फैमिली Yes, ma'am. मीटिंग जिसको बोलते हैं ना, तो Yes. फैमिली मीटिंग करना है। सब जो भी जिनको भी कुछ बात करनी है, और अगर एक्सेप्टेंस भी नहीं है कि कंडीशन क्या है, तो उसके लिए सब फैमिली मेंबर्स को एक साथ लाना है। हमारी ma'am. टीम में से डॉक्टर, सोशल वर्कर और नर्स, इनको भी लाना है सामने, और साथ में बैठ के एक अच्छा सेशन टाइम देके अच्छा सेशन करना है, जहाँ पे हम उनका कंडीशन फैमिली को बताएं। फैमिली को समझ में आता है, समझेगा, दे आर नॉट एक्सेप्टिंग इट, बट फ्रॉम योर साइड यू हैव टू टेल देम कि ये कंडीशन है और ये है। नहीं तो अगर आपको 2-3 दिन अगर मिलते थे, तो जी. यू हैव टू आइडेंटिफाई वन पर्सन फ्रॉम द फैमिली, हाँ, जो Yes, ma'am. जो डिसीजन मेकर है, और वो Yes. डिसीजन मेकर के साथ आपको बात करना शुरू करना है। पेशेंट इज नॉट इन अ कंडीशन टू टॉक और टू रिस्पॉन्ड टू योर जो भी कम्युनिकेशन हम करें, वो है कि नहीं। सो ओनली नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, उनके साथ बैठना। अगर पेशेंट रिलेटिव्स अलाउ करें, तो आप बोलना है कि मैं जाती हूँ, मेरे साथ आप भी आ जाइए। तो आपको उनके पेशेंट के साथ बात नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, जस्ट होल्ड हर हैंड एंड बी देयर फॉर सम टाइम, जस्ट से दैट वी आर ट्राइंग टू मेक यू कंफर्टेबल। आपको थोड़ा ठीक लगेगा, ठीक होंगे नहीं, ठीक आपको Yes, लगेगा, ma'am. ये सब बात करेंगे। तो पेशेंट विल स्लोली बी, शी विल क्राई मे बी, वॉट एवर हर मेंटल स्टेट इज, और उनको कितना समझ आ रहा है, अवेयरनेस है सराउंडिंग का, उस हिसाब से वो आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। सो जस्ट बी देयर एंड बी देयर फॉर हर। पर फैमिली के साथ ज्यादा काम करना है, कंटिन्यूअस बातें करते रहने हैं उनके साथ। Yes, ma'am. Okay, next point, how to handle relatives in grief. क्या करना है? Yes. See, if you have less time, you don't know the family, है ना। तो जी, ma'am. तो जो वो बात कर रहे हैं, सिर्फ उनके साथ रहना, उनको वो जो बात कर रहे हैं उसको रिस्पॉन्ड करना, यही हमारे हाथ में है। नहीं तो हम प्रिपेयर कर सकते हैं, इफ यू हैव रिलेटिव, या अगर ऐसा भी होता था ना कि ये पेशेंट आपका पहले का पेशेंट है और ये अभी लास्ट फ्यू आवर्स उनके हैं, मतलब ही इज रियली एट हिज एंड ऑफ हिज लाइफ एंड ही हैज कम, कि ही हैज 2-3 आवर्स, बट यू नो द फैमिली पहले से, तो फैमिली को पहले से ही प्रिपेयर करना है ग्रीफ के लिए। ग्रीफ का अलग सेशन हो सकता है, Yes, बट ma'am. ग्रीफ को मतलब एंटिसिपेटरी ग्रीफ भी रहता है, मतलब उनको पता है फैमिलीज को या पेशेंट को कि हम अभी, मतलब ये पेशेंट नहीं रहेगा ज्यादा दिन, तो इसके लिए स्लोली प्रिपेयरिंग द फैमिली टू
कि इनका डेथ होगा, तो उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं हम जब हमको थोड़ा टाइम है। और अगर हमारा ये पेशेंट पहले से हमारा पेशेंट है, तो अगर न्यू पेशेंट आया है तो वील हैव टू जो जैसा रिस्पॉन्स उनका है उस हिसाब से हमको उनके साथ बात करनी है एंड Yes, ma'am. कंसोल कंफर्ट करना है उनको। और इफ इवन इफ यू आर जस्ट बीइंग देयर इज आल्सो इनफ, बहुत बातें करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है Yes. ना? Yes, ma'am. How can patient be communicated about their illness without manipulating the truth? सच्चाई को बिना बदले हम कैसे पेशेंट को से बात कर सकते थे उनके इलनेस के बारे में? कोई और भी अपने ओपिनियंस दे सकते हैं, हाँ, जस्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है। कई सारे पेशेंट्स आपने देखे होंगे जो या ऐसे ही सिचुएशंस आए होंगे जो आपके सर्विस टाइम पे रहे हैं, तो आप वो ही एक्सप्रेस कर सकते हैं। आपने क्या किया था उस समय ऐसे कि आपने बताया था, कैसे बताया था? Ma'am. बताओ कुछ, देयर इज नो राइट एंड रॉन्ग, सो यू कैन टॉक, नो प्रॉब्लम। Yes, ma'am. मैम जो पेशेंट है वो तो मतलब बातचीत नहीं कर पा रही थी, लेकिन उनकी जो विशेष है वो भी और वो अपने इमोशन को भी एक्सप्रेस नहीं कर पा रही थी। लेकिन जब हम उनके पास जाते थे पेशेंट से बातचीत करने के लिए, तो उनके रिलेटिव बोलते थे नहीं इनको नहीं बताना है, इनको सच्चाई नहीं बताना है, इनको कुछ नहीं हुआ है, ऐसे कह के वो लोग बोलते थे। और वो लोग मतलब सुनने के लिए भी तैयार नहीं होते थे कि नहीं इनको बताना ही नहीं है, ऐसे कह के। सो इट इज ओके। इतने बैड स्टेट में अगर पेशेंट है ना, और वो उनको सुनने के वो मनस्थिति में भी शायद ना हो, तो Yes, ma'am. नहीं बताना है। बट यू हैव टू कंफर्ट द रिलेटिव सेइंग कि हम जाएंगे पर हम नहीं बात कर रहे हैं उनके साथ, नहीं बात करेंगे इलनेस के बारे में, हम सिर्फ उनको उनके पास कंफर्ट देने के लिए जाते हैं। और इसलिए उनको भी साथ लेके जाना है हमको, अकेले Yes. में नहीं बात करना है पेशेंट के साथ। पेशेंट के साथ रिलेटिव रहे तभी आपको उनके साथ बात करना है। तो उनको थोड़ा, अगर हमको एक 3-4 दिन मिलते हैं तो वो पेशेंट को रिलेटिव्स देखते हैं ना कि हम किस तरह से उनके साथ बात कर रहे हैं, पेशेंट के साथ जो उनका विश है वैसे ही कर रहे हैं, तो फिर वो शायद अलाउ कर रहे हैं आपको कि हाँ आप उनके साथ बात करो, ऐसे भी हो सकता है। पर उनको साथ लेना, यू हैव टू इन्वॉल्व देम इन इट। और अगर बिना मैनिपुलेट करके ट्रूथ कैसे बताना है, तो मे बी जो मैंने ब्रेकिंग बैड न्यूज के जो स्टेप्स बोले हैं, उसमें फर्स्ट स्टेप है कि उनको क्या मालूम है। अगर पेशेंट Yes, ma'am. बोलने के स्थिति में है या फैमिली उन कहने के स्थिति में है कि पेशेंट को कितना मालूम है कि उनकी स्थिति के बारे में, बिल्कुल भी Yes, नहीं ma'am. पता है कि थोड़ा पता है या क्या है। तो उस हिसाब से जनरली हमको लगता है कि पेशेंट पूछेंगे कि मैं जीऊंगा कि नहीं। समटाइम्स दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट दैट, मे बी दे विल आस्क कि मुझे ये जो ब्रेथलेसनेस है वो मेरा कम होगा क्या, आप कुछ कर सकते हैं क्या उसके बारे में, वो सिम्टम के बारे में भी पूछ सकते हैं। तो वी हैव द प्रिजम्पशन कि अरे बाप रे ये सब हमको पूछेंगे कि मैं अभी जीने वाला हूँ कि नहीं। बट दे मे नॉट आस्क दैट, दे मे आस्क अलग क्वेश्चंस कि जब मैं मरूंगा तो मुझे तकलीफ होगी क्या, मेरे को समझेगा क्या क्या हो रहा है, ये सब पूछेंगे। तो उसके बारे में आंसर दोज क्वेश्चंस दैट दे आस्क, नॉट टू गिव एडिशनल इंफॉर्मेशन दैट इज नॉट आस्क्ड। ये Yes, अगर ma'am. रूल हम फॉलो करें तो वी विल ओनली गिव देम आंसर्स व्हाट दे वांट। व्हाट दे वांट Yes, ma'am. मतलब व्हाट द क्वेश्चंस दे आस्क। Yes, ma'am. Okay, how to convince the family to take palliative care for patient? ऊपर के सारे पॉइंट्स को मिला दे तो कन्विंस कर पाएंगे, राइट? और जब वो आते हैं ऑलरेडी उल्टा होता है हमको, एक्चुअली दे ऑलरेडी कम टू अ सेंटर एंड देन दे नो कि अरे ये तो सेंटर है जहाँ पे सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है पर क्योर नहीं है, इधर क्योर नहीं करते हैं पर सिम्टम मैनेजमेंट, पेन मैनेजमेंट करते हैं। और जब वो देखते हैं कि अरे जो मेडिसिन यहाँ पे दिए हैं उससे पेशेंट को अच्छा लग रहा है, पेशेंट कंफर्टेबल हो रहा है, तो वो एक्सेप्टेंस आ जाता है कि ठीक है पेशेंट क्योर नहीं हुआ फिर भी
पेशेंट कंफर्टेबल है ना, वो अच्छा सोता है, थोड़ा खाता है, ये सब भी रिलेटिव्स के लिए. सो यू हैव टू चेंज देयर एक्सपेक्टेशंस. रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस पे उनको लाना है कि व्हाट टू एक्सपेक्ट इन दिस फेज, कि ये थोड़ा खाएं, थोड़ा अच्छी नींद ले, पेन नहीं है, सिम्टम फ्री हो, यही हमको चाहिए. इससे ज्यादा हम अभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. ये अगर आप क्लियरली रिलेटिव्स को बताएं तो रिलेटिव्स विल स्टार्ट एक्सेप्टिंग कि हाँ बराबर है आप जो बोल रहे हैं. इतने जगह पे हम गए हैं पर फिर भी पेशेंट को रिलीफ नहीं हुआ, आपके यहाँ आए, पेशेंट को रिलीफ मिला. That is also what will be important for them, because last few days या last few hours जो हैं वो relatives के दिमाग में रहते हैं हमेशा. So if those are good, the families will be okay. Yes, ma'am. ठीक है. ओके तो हम सेशन के एंड तक आ चुके हैं. अभी भी अगर किसी को कोई डाउट है तो वो अपना 2 मिनट है टाइम, अपने क्वेरीज रख सकते हैं. नहीं तो हम ऐसा मान लेंगे कि आपको सब समझ में आ गया, आप बहुत एक्सपर्ट हो जाएंगे अब कम्युनिकेशन के लिए. Yes, you can. और इतना मुश्किल भी नहीं है कम्युनिकेशन. हम अगर थोड़ा दिमाग लगाएंगे और अगर इंटरेस्ट आएगा पेशेंट में तो हमको सूझे. और ये सब जो मैंने बताए वो पॉइंट्स आप बैक ऑफ द माइंड रखेंगे तो आपका कम्युनिकेशन अच्छा होने में कोई दिक्कत नहीं आएगी. ओके तो उम्मीद है कि आपको I think, सबको yeah. सेशंस अच्छे से समझ में आया. थैंक यू सो मच मधुरा मैम Yeah, फॉर thank you. जॉइनिंग. Thank you for giving me the opportunity. Yeah, welcome, ma'am. Okay, thank you so much for joining to the participants also. फिर अब एक दिन बाद next Thursday next coming Thursday मिलते हैं अगले सेशन को से प्रेजेंट करते हुए. Okay, thank you so Okay. much. Bye. for joining. Special thanks to Mother Emma. Thank you so much. I'm looking Yeah, forward thank for many you. sessions. Thank Yeah. you. Bye. Thank you. Yeah.